देखिए मैंने चौधरी देवलाल की उंगली नहीं पकड़ी थी, बल्कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई थी। मेरा राजनीति में आने का कोई सोचा ही नहीं था कभी मेरी ज़िंदगी में जी। मैं तो गांव में ही पढ़ा और गांव के बाद हिसार आ गया, वहीं से बीए वहीं से एमए कर ली और पॉलिटिकल साइंस में जो है मैं एक लेक्चरर जिसको बोलते थे, आजकल जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसके रूप में मैंने काम किया 2 कॉलेजों में, अलग अलग कॉलेजों में। और मेरी वो अडोक सर्विस थी। साथ में मैंने प्राइवेट स्कूल भी खोल लिया था, क्योंकि एजुकेशन से अलग तो मुझे कोई काम आता ही नहीं था जी। तो 77 के जो चुनाव हो रहे थे, मैं किसी वकील साथी के साथ कोर्ट में गया हुआ था हिसार के, बाई चांस। और उसी टाइम चौधरी देवलाल जी एकदम आके गाड़ी रुकी और उतरे। उनके साथ एक उनका सिक्योरिटी कर लो, उनका मददगार कर लो, चौधरी भीम सिंह जी होते थे और ड्राइवर था, बस इतने थे। गाड़ी ही उतरे तो हम दोनों ने उनको नमस्ते की। उन्होंने पूछ लिया कहाँ से हो? मैं जी भट्टू कला से। बोले वहाँ तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ जी, आप भट्टू कला से चुनाव लड़ रहे हो। इतना कह के और वो कोर्ट के अंदर चले गए। हम वहीं खड़े रहे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कोई कोर्ट का काम नहीं था जी। जस्ट टू पास, समय पास करने के लिए आए हुए थे। और इतने में चौसा वापिस आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि शहर की तरफ चलोगे? अब चौधरी देवलाल जैसी शख्सियत और ऑफर दे, देखिए कितने महान शख्सियत थी। आज तक कोई कहता है कि छोटा सा भी कार्यकर्ता भी होता है, वो भी कभी किसी को लिफ्ट नहीं देता। और उन्होंने बड़ी खुशी से कि शहर की तरफ जाना है, मतलब वो हमारी समस्याएं समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि हम कोई रिक्शा में जाएंगे या 3 व्हीलर में जाएंगे या पैदल जाएंगे। तब इतने वाहन भी नहीं थे। इतने नहीं थे, वाहन नहीं थे उस टाइम थे। तो हमने कहा जी हाँ जी चलेंगे। तो रास्ते में कचहरी से निकलते ही मैंने वैसे पूछ लिया, वो दिल्ली जा रहे थे। मैंने कहा चौधरी साहब खाने का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे थे। बोल तुम्हारे पास बंदोबस्त है मेरे खाने का? वो जी आपका सुना है, आप तो बहुत सीधे साधे खाते हो, तो चलो मैं चलता हूँ। तो मैं रेलवे स्टेशन के सामने वहाँ रहता था। मेरा तो नीचे तो स्कूल चलता था, ऊपर एक 4 फ्लैट के रूप में बीच में गैलरी थी, वो बिल्डिंग थी जो किराए पर ले रखी, जो स्कूल भी चला रहा था, ऊपर रह रहा था मैं। और तब 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो उस दिन जो है मेरी वाइफ भी उस दिन वहाँ थी नहीं। तो हम जब आए तो मैंने, वो धर्मपाल गुप्ता जी थे मेरे साथी, उनके घर के आगे गाड़ी रोक ली। कहने लगे तुम्हारा घर है? मैंने कहा जी मेरा नहीं है, मेरा तो एक किराए की बिल्डिंग पीछे है, उसमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कहने ना वो तो दिक्कत है, फिर चलो यहीं। तो वहीं गुप्ता जी के घर जो है ना रुके, खाना तैयार हुआ, खाना खा के 20-25 मिनट लेटे, और लेट के और चाय पी के और अपना कंघी रखते थे जेब में। तो बाल तो उनके आखिर तक तेरे बड़े थे। जी जी। तो कंघी फेरी, क्या ठीक है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और उस टाइम 23 या 24 जून थी कि उस दिन भट्टू में जलसा रखा हुआ है, उसमें तुम लोग आना। जी आ जाएंगे जी। तो उस दिन चले गए हम। वो गुप्ता जी मेरे साथी थे, उनके पास जीप थी। अच्छा। तो बीच में भट्टू जब जाते थे हम, कच्चा रास्ता भी था, पक्का नहीं थी सारी सड़क। हिसार से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेलवे की थी, जी जी, रोड की नहीं थी। तो धक्का मारते मुड़ते हम पहुंच गए। तो स्टेज में एक किनारे जाके मैं बैठ गया। तो बाद में वहाँ जो पहुँचे तो कहने लगे भाई तुम्हारे गांव का एक प्रोफेसर है। बोला हाँ जी बैठे जी। नाम तुमको क्या देना था भाई? इतना ही था प्रोफेसर है जी। बोले तुम भी बोलो भाई, कुछ बोलना होगा। चलो कॉलेज में रोज़ बोलते थे पढ़ाने में, तो 5-7 मिनट जैसा भी उस टाइम दिमाग की बातें थी वो कह दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम चुनाव प्रचार में यहाँ टाइम लगाओ, मैं कल यहाँ टूर कर रहा हूँ गाँव का, विलेज टूर, हरिडली वेरी वो करना था टूर उनको, और जिसको तूफानी दौरा बोलते थे। तो बाद में उनको तो और बहुत जगह जाना था हरियाणा प्रदेश में। तो मैं उनके साथ 2-4 गांव में रात, फिर कहने लगे तुम आगे आगे चलो, तुम भी कुछ बोला करो। एक उनका पुराना कॉमरेड साथी था, तो वो मेरे साथ हो लिया, हम दोनों थोड़ा बहुत आगे बोलते, लोगों को तैयार करते थे, इतने में चौसा आ जाते थे। और उसके बाद वो पूरा हुआ तो उसके बाद कहने लगे कि तुम यहीं दफ्तर में और मैं आना जाने का काम रखना। ठीक है जी। चुनाव हो गए, वो मुख्यमंत्री बन गए।
मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए आया। 1 नंबर कोठी थी जब भी, उस टाइम भी, लेकिन सिर्फ 1 नंबर चंडीगढ़ आया। हाँ, यहीं चंडीगढ़। तो मेरी इच्छा ये ज़्यादा नहीं थी, मेरी इच्छा पली। मैं यूँ कहता नहीं मुझे स्वार्थ नहीं जगा, ये देख के मुझे स्वार्थ जगा। वो जगह था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, एक लेक्चर, बस इससे ऊपर नहीं थी। मुझे उस टाइम ये नहीं मालूम था कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई ऑफिस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, PA भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, एडवाइजर भी होते हैं, नहीं। उसके बाद मैंने कहा जी मुबारकबाद दी, तो कहने तुम बैठो। मैं 5-7 मिनट बैठा, इतने में एक चिट्ठी आ गई लेटर बन के कि आपको जो है ना मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सचिव लगाया जाता है। आपको मालूम था कि होता क्या ये? ना मुझे नहीं मालूम था। मैं ईमानदारी से उस टाइम ड्राइंग रूम बैठे थे, मैं भाग के गया। उनके पास शरण सिंह मान जी MLA बैठे थे और 1-2 और उस टाइम थे। तो मैंने कहा तो सब ये क्या कर दिया, मेरे नहीं मालूम, मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं है, आप ही सीख जाएगा कर। तो औरंग सिंह मान ने कह दिया कि मेरे नाम 16 नंबर MLA फ्लैट है, वहाँ आप आराम से रहना, मैंने तो एक दिन मीटिंग के लिए आना है कर। जी जी। उन्होंने वो ऑफर दे दी और मैंने चलो ज्वाइन कर लिया और फ्लैट में वहाँ रहना शुरू कर दिया। और गाड़ी भी सरकारी आ गई, चलो जो भी था कर। 2 साल उनके साथ काम किया यहाँ। फिर वो चीफ मिनिस्टर से हट गए थे, भजन लाल जी बन गए थे। विद इन पार्टी उन्होंने रिवोल्ट करवा दिया था। प्राइम मिनिस्टर के घर पर पहली बार मैंने देखा कि जनता पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हुई। 2 बार नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ गिर गया विद इन पार्टी चंडीगढ़ में। तो और फिर उनके हाउस में मतलब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की दखल थी। जी जी। और भजन लाल जी उस टाइम जीत गए, चौहान साहब हट गए। हटने के बाद उन्होंने दिल्ली से लेकर डबवाली तक 2 दिन में 70 गांव कवर किए। अच्छा। उनके साथ ही था। उनकी कैपेसिटी देखो कितनी ज़बरदस्त कैपेसिटी उस क्षेत्र की थी कर। और लंबा ऊंचा कद उनका था। लंबा कद, लोगों में इतनी पहचान जबरदस्त, मतलब अचानक आप जा रहे हो और लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। चलो उसके बाद 1980 का चुनाव आ गया पार्लियामेंट का जी। तो उस टाइम ये चुनाव के जो कैंडिडेट लड़ रहे थे पार्टी से, तो 69 साउथ एवेन्यू में इनका फ्लैट होता है, दिल्ली के अंदर मिला हुआ था MP के रूप में। तो मुझे कहने लगे कि ये जो है ना ये सामग्री है, 2-4 लोग और थे कि जो भी आए ये एरिया बता दिया था मंडल, कुछ राजस्थानी कैंडिडेट थे, हरियाणा के थे, और इस तरह करके कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। वो ठीक है। चुनाव हो लिया, वो जीत गए, सोनीपत से MP बन गए। तब उन्होंने भट्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं जरूर 2 साल ले लिया, मैंने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आगे राजनीति में आऊँगा। मैं एक जैसे एक अधिकारी रहता है साथ में, उसके रूप में रहा था कोई। और वो भी आप, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया उनके साथ, तो आपके लिए वही पदवी बहुत बड़ी थी। हाँ मतलब वही तो कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे बहुत तो बड़ी चीज़ थी। मैं कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में कि भी राजनीति में मैं आऊँगा, चुनाव भी लड़ूंगा। और वो भट्टू से पहला चुनाव कहा कि चुनाव तुझे लड़ना है। मैंने कहा जी मैं कैसे लड़ूंगा, मुझे पता ही नहीं राजनीति का। बोले पार्टी लड़ेगी, तुम मोटरसाइकिल चलाएगा और मोटरसाइकिल पर वोट मांगेगा। मैंने कहा ना मेरे पास मोटरसाइकिल है, ना मुझे चलानी आती है। चलो मैंने एक जीन से साथी से बुला लिया और वो मोटरसाइकिल आ गई। उनकी SD मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अच्छा। और चुनाव मुझे नहीं मालूम किस तरह लड़ा गया। मुझे तो एक ड्यूटी थी कि घर घर जाना है, बस घर घर वोट मांगने हैं। मैं तो वही काम करता रहा, मोटरसाइकिल पर जाते थे, हम घर घर मांगते थे। चुनाव हो गया और हम चुनाव हार गए थे 6-7 हज़ार वोटों से। जी। फिर हारने के जो कारण ढूंढे पड़े, तब राजनीति जागृति आई कि उस टाइम जो भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत जगह 600, 700 वोट बोगस वोट बना रखे थे। आज जो राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी, हाँ जी, ये कुछ नहीं है वोट चोरी। ये तो उस टाइम क्या था कि जब मैंने पता किया, हमने स्टडी की, फिर तो डीप जाता गया, तो राजस्थान के 7 लगते गांव थे जी। उन गांव के वो वोटर थे और उन वोटर को एज इट इज आदमपुर हल्के में कई गांवों के अंदर छाप रखे और भट्टू हल्के में भी उस टाइम जो गांव थे उनके बिश्नोई डोमिनेटेड गांव थे, उनमें छाप रखे। तो मैंने तीनों लिस्ट ले जाकर, एक साथ मेरे और हुआ करते थे ऋषि सैनी जी, तो हम इलेक्शन कमीशन को गए। अच्छा। क्यों हमें ये राय दी थी, उन दिनों इंग्लिश ट्रिब्यून के होते थे कॉरेस्पोंडेंट मिस्टर अमन मोहन। वो कहने लगे आप भाई साहब वहाँ जाओ दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास, जो आपका इतना बढ़िया सबूत मिल गया आपको। वहाँ गए तो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर भेज दिए और वोट वो कटे। उसके बाद फिर भी रह गए, तो हमने तैयारी करके, मेरे मकान जब उन दिनों यूनिवर्सिटी के सामने होता था जी। और
मकान क्या कंस्ट्रक्शन हुई थी। मेरे ताऊजी ने कहा कि जब तुम राजनीति में आ गए हो तो इस शहर में तुम्हें मकान, हालांकि हमारा कोई घर इतना बड़ा घर नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बहुत बिजनेस किया करते थे। इस वजह से जो है ना उन्होंने मुझे प्लॉट लेके 500 गज का और यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ मकान मेरा बना दिया था। कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया था और कुछ नहीं हुआ था उसमें। उनके बाद में जो हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, वो काम सारा वहीं रुक गया था। तो वहाँ रात को 3-3 बजे तक यूनिवर्सिटी के बच्चे आते थे, क्योंकि वोट को चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम था। उसके वोटर की सारी आप आईडी दो। और किसके खिलाफ आप चैलेंज कर नहीं रहे नहीं हो? वो कर रहे हो, यही यस है ना? सबसे बड़ी बात है। और उस वक्त सोशली और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आज तो नहीं थी, मीडिया नहीं सब थी, कुछ बड़ा दिखता भय है। था, बड़ा भय था, बहुत बड़ा पावरफुल भय लोगों था से उस बड़ा टाइम। डर होता था उस टाइम। जबरदस्त भय था कर। तो मुश्किल से लोगों को रात को जाके उनके दस्तखत कराए। उसमें क्या था कि पहले आप सारा जो डिटेल दो जिस वोट को चैलेंज कर रहे हो, इंडिविजुअल वोट को, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टर कौन है, उसी हल्के का होना चाहिए, उसी गांव का होना चाहिए, और उसके बाद उसको सेकंड करने वाला होना चाहिए। सबके पर्टिकुलर 2 पेज का था जी। एक वोट को कटवाने के लिए कितना टाइम लगता था। 30-35 लड़के, मेरा एक साथी था दलबीर सिंह, वो लेके आया करते थे और वो वोट फिर हमने चैलेंज किए। हम नागौरी गेट से लेकर और कचहरी तक, एसडीएम के दफ्तर तक, क्योंकि आरओ वो थे उन दिनों में, उनके दफ्तर तक हम जुलूस में गए और गठड़ी बांध रखी थी, सारे बोगस वोट्स के जो फार्म भरे गए थे उनके, तो उस पर ये लिख रखा था कि किस तरह से वो बोगस वोट बनाए गए हैं। चलो वो अभियान चला और अच्छी कामयाबी मिल गई हमें। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर गांव में जाना शुरू कर दिया। मैं बस में जाया करता गांव में, अच्छा। 2-4 और साथी होया करते, तो शाम को हम लोग गांव में मीटिंग किया करते और सुबह उठते घर घर जाया करते गांव में। इस तरह कॉन्टेक्ट करता रहा, ये मेरा सिलसिला चलता रहा। मतलब उस बाई इलेक्शन के बाद फिर राजनीति जागृति आई थी और करते करते 82 का चुनाव आ गया। 82 के चुनाव में चौधरी देवलाल जी की और चौधरी चरण सिंह जी की आपस में टकराव हो गया था। तो उस वजह से चरण सिंह अध्यक्ष थे। काफ़ी टिकटें जो चौधरी देवलाल के नज़दीकी लोग थे एलिजिबल थे, लेकिन टिकटें काट दी गई, जिस तरह आजकल चल रहा है कांग्रेस में चला। चीजें तो वैसी हैं, मतलब हाँ बिल्कुल लेवल चेंज हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम में मुझे जो है ना वही चीज़ देखनी पड़ी थी कर, और मैं पुराना अनुभव है आपका। शिकार हो गया था। शिकार हो गया तो मेरी टिकट कट गई। और पुराने कांग्रेस से जुड़े थे, मेरा नाम गोदारा जी थे, चौधरी देवलाल जी के राइवल हुआ करते थे उन दिनों में। बिल्कुल। लेकिन आजकल की राइवलरी नहीं थी, वो एक असूलों पर थे कर। तो उनके दामाद को टिकट दे दी गई वहाँ। और ऐसे बहुत थे। ये महेंद्र प्रताप जी जो हैं, फरीदाबाद से 2 बार चुनाव लड़ाए, MP का हार गए थे, पहले MLA कई बार रहे, मिनिस्टर कई बार रहे। ये कांग्रेस में हुआ करते हैं, इनको भी लोकदल की टिकट दी थी। ऐसे बहुत लोग थे। तो लोगों में जोश इतना ज़बरदस्त था उस टाइम पे, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत एक्टिव हो चुका था उस टाइम। तो यूथ था वो मेरे साथ लग गया, और चौधरी देवलाल के जो ओल्ड गार्ड्स थे वो भी साथ थे। तो एक किस्म की दोनों पीढ़ियां साथ आ गई, और दोनों पीढ़ियां आने साथ सब कहा बैठना नहीं है, चुनाव लड़ना है, आज़ाद लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे। अच्छा। मैंने चौधरी साहब से पूछा, तू जीत जाएगा? ये हालात तो बहुत बढ़िया है, तो लड़ ले चाहे चुनाव। मैंने मैं लड़ूंगा तो आपके नाम पर ही। बोले तू जैसे तेरी मर्जी आओ, सर लड़ ले चुनाव। मैंने उनकी परमिशन ले ली और मैंने फिर आज़ाद लड़ा। तो जो इसको टिकट दी थी जनता पार्टी या लोकदल की जी, उसको हफ्ते के अंदर लोगों ने उसका ऐसा बाइकाट किया था गांव के अंदर कि उसको अपना दफ्तर उठा के जाना पड़ा। और आप देवलाल जी के नाम पर ही वोट नाम पर वोट आज़ाद था। शेर का मुझे निशान मिल गया। ये भी अच्छा हुआ कि लोगों नारे लगाते संपत शेर जीतेगा, फलाना जीतेगा, ये होगा सर। तो खैर वो हुआ और मैं चुनाव वो जीत गया। उसके बाद स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। 31 थे लोकदल के जीते थे जो चौधरी देवलाल लीडरशिप कर रहे थे, और 36 कांग्रेस के जीते थे। मेजोरिटी किसी की नहीं थी, 10 वोटों का फर्क था, 10 वोट्स का कांग्रेस के लिए। तो पहले तो चौधरी देवलाल जी के साथ हम आज़ाद भी 9 आज़ाद थे, और 6 उन दिनों बीजेपी के थे, और 3 कर्नल राम सिंह जी ने कोई नई पार्टी बना रखी थी, जनता पार्टी की कोई ग्रुप बना रखा था। इस तरह करके सभी हम करीबन 50 के ऊपर थे। गवर्नर साहब से मिले और चौधरी देवलाल जी के लिए कि हमारे लीडर हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सोमवार को आना। एतवार को सिंगल लार्जेस्ट फार्मूला लगा के और चौधरी बंदरलाल को सीएम बना दिया। अच्छा, ओवरनाइट ही कर दिया? ओवरनाइट। मतलब आप लोगों को कि कल आइएगा। अच्छा। एक बीच में कौन सा राज्यपाल? एक बात मेरी रह गई जी, कि जब 79 में चौधरी देवलाल को हटाया गया था, बंदरलाल को बनाया गया था, तो चौधरी देवलाल जी ने मोरारजी देसाई जी को बहुत बड़ी बात कही थी। कहाँ हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है, उसका चीफ मिनिस्टर
हटता है कहा कि मुरार जी भाई, आपने मेरी झोंपड़ी में आग लगाई है तो महल में आपको नहीं रहने दूंगा। और विद इन 2 months उनको बदल दिया था, रिजाइन करना पड़ा उनको, और चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो कितना बड़ा चैलेंज दिया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये जैसे 82 का मैं बता रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट करके चौधरी भजनलाल जी को सीएम बना दिया। और उनको सीएम बनाने के बाद जो है जिस तरह से हॉट राइस ट्रेडिंग हुई, जबरदस्त हुई, और लोग जो है ना 11 तो लोक दल के चले गए थे कांग्रेस में। उन दिनों ये फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। मतलब फ्लोर टेस्ट नहीं होता था उस नहीं टाइम, नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी मतलब। वहाँ आराम से थी, ये शुरुआत ही उस टाइम हुई थी। हाँ। ये मैंने बहुत युग देखे हैं, ऐसे युग जो है ना, जो उस टाइम की शुरुआत, कई चीज़ों की शुरुआत हुई थी। फिर से देख रहे हो और आप ये। अब फिर से देख रहा हूँ, तो वो हुआ। और चौधरी भजनलाल को सीएम बना दिया गया था, लोग चले गए 11 तो जैसे लोक दल के चले गए, और जितने आज़ाद थे और थे वो सारे बीजेपी को छोड़ के सारे उधर चले गए। अच्छा। उन दिनों वो मेरे पास बहुत बार आए चौधरी भजनलाल जी, कि हमारा एरिया दोनों का साथ लगता था, आदमपुर और भट्टू। एक सड़क पर कभी उनके गांव आ जाते थे, कहीं मेरे गांव आ जाते थे। तो कहने लगे संपत तुम तो आज़ाद बना है, तुम तो आ जाओ इधर। जैसे आज़ाद उनके लिए बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट होता था। तुम्हारे पास क्या है? ना कुछ नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा ना गाड़ी है ना घोड़ा है, घर जैसा था वैसे पड़ा है, और नहीं सब चीज़ हो जाएगी। मतलब जैसे लोग लालच दिया करते हैं, मैं अपनी जबान से क्या बताऊं। वो नहीं, उसको तो कहते दोनों हाथ में लड्डू हैं कि आपको बस ठीक दौलत भी है, मिलेगी, कोई पद बिल्कुल, भी मिल सब कुछ जाएगा। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मिनिस्ट्री वगैरह और सब कुछ कर। तो मैं ये नहीं कह सकता उस टाइम तक मेरे में इतनी बुद्धि आ गई थी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कन्विक्शन काम कर रही थी। मैंने कहा जी मैं चौधरी देवलाल के साथ नहीं छोड़ सकता। बोले तुम तो आज़ाद हो। नहीं, मैं आज़ाद नहीं, मुझे वो आदमी राजनीति में लेके आए थे, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आपने उनके नाम पर वोट भी तो मांगे मांगे थे, लेकिन वो लोग आजकल मांगते भी हैं, एक भी नहीं लगाते हैं। वही तो राजनीतिक गिरावट है नहीं, ना। लेकिन वो गिरावट आ गई ना, तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको हरियाणा की हिस्ट्री में कोई आज़ाद एमएलए ऐसा नहीं मिलेगा, जिसको इतना बड़ा ऑफर हो। हाँ, इतनी बड़ी ऑफर और इतने एमएलए की जरूरत हो। हाँ। एक आधे ऐसे हो सकते हैं जब जरूरत ना हो पार्टी को, सरकार को लिए, तो हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट आदमी सरकार के अलग रह जाए, चलो, लेकिन जिस जरूरत हो, बिल्कुल, और 10 एमएलए की जरूरत हो, उस टाइम सबसे सॉफ्ट टारगेट तो बनता ही आज़ाद है। जी जी। अब पिछली बार देखा था आपने, एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मैं कोई किसी के पुलिसिया कहने से थोड़ा ही चला जाऊंगा सरकार में, और थोड़ी देर के बाद में पुलिसिया तो नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ थी, उसी के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में दिल्ली चले गए और जाके मिनिस्टर बन गए थे। तो ये अपनी अपनी कन्विक्शन होती है। तो मेरी इतनी ज़बरदस्त कन्विक्शन थी और चौधरी देवलाल के साथ, इस वजह से जो है ना मैं उनके साथ डटा रहा, और उसके बाद मुझे फल भी मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी देवलाल जी ने बहुत इज्जत दी, उसके बाद बहुत संघर्ष चले। इसमें मैं ऐड कर दूं, आप रणजीत चौटाला को ले आऊं, अभी थोड़ा बाद में लेके आना, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप। रणजीत चौटाला की क्या भूमिका रही? मतलब नहीं, रणजीत चौटाला जी 87 में जो है एमएलए बने थे, बाद में मिनिस्टर भी बने थे, और जब ये महम का मामला हो गया था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था पार्लियामेंट से, सॉरी असेंबली से, मिनिस्ट्री से भी। और थोड़े दिनों के बाद फिर राज्यसभा का चुनाव आ गया, उसके लिए वापस भी आ गए कि मुझे राज्यसभा बनाओ। तो खैर चलो, चौधरी साहब की मर्जी थी, उनको राज्यसभा का बना दिया था। तो उनकी भूमिका तो ठीक है, जैसी रही बढ़िया रही, मैं कोई उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 82 से 87 तक हमारा जो संघर्ष चला ना, वो अपने आप में, जिसको अपने कहते हैं हम न्याय युद्ध बोलते हैं अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। कि ये रावी व्यास का पानी जब सरप्लस वाटर था, इस पर जो फैसला है राजीव गांधी जी का, राजीव लोंगोवाल समझौता बोलते हैं उसको, ये 24 जुलाई 1985 को आया था। उससे पहले हाँ, चौधरी देवलाल जी मुझे कहा संपत, क्योंकि 1984 में जो है ना, उससे पहले ज़बरदस्त गुस्सा था लोगों में। ये 84 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, तो राजीव गांधी जी को 400 सीट मिल गई, हरियाणा की 10 की 10 मिल गई। तो साहब कहने लगे संपत अब ये क्या होगा, हालात तो बहुत माड़े हो गए। तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। पहले प्रताप सिंह कैरो से लड़ते रहे ज्वाइंट पंजाब में, और मैं तो क्या होगा, वो देखो जी आप बैठे हैं, इतना सब कुछ होगा। फिर मुझे उन्होंने राय दी, बोला तुम चौधरी भजनलाल के खिलाफ मुखर होके बोलते हो, चार्जेस लगाते हो उनके खिलाफ,
इसके पास तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब हमने जो है ना ये रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के थे उनके दफ्तर से जाकर हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी ली जो इनके एक रिलेटिव के नाम इंडस्ट्रीज़ थी, 14 या 15 इंडस्ट्रीज़ की रजिस्ट्रेशन थी, और इस तरह काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करी। कह लगे तुम उनको रिकॉर्ड इकट्ठा करो, बोले इसका मेमोरेंडम बनाते हैं और प्रधानमंत्री को देते हैं। तो मैंने वो मेमोरेंडम तैयार किया अपने साथियों के साथ मिलके, और चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री जी से 4 जून 1985 का टाइम ले लिया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी। और बड़े बड़े जितने भी नेता थे विपक्ष के, चौधरी चरण सिंह जी थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, ज्योति बसु वगैरह थे, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, हर पार्टी के, उनके सब के उस मेमोरेंडम पर साइन करवाए। और उसमें एडिटिंग जो है ना बहुगुणा जी ने की थी। अच्छा। लिखा मैंने था, बाद में एडिटिंग वो करते थे। रात को हम जाया करते, देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा। साधन तो हमारे पास थे नहीं, एमएलए जरूर बन गया था, हरियाणा भवन में कमरा मिल गया था दिल्ली, लेकिन शाम को जाया करते, रात को लेट हो जाया करते एडिटिंग करने में। दिन में आके फिर कनाड प्लेस में फिर उसकी टाइपिंग करवाते, दोबारा कराते। लेकिन रात को आया करते तो उन दिनों में ये 3 व्हीलर की हड़ताल थी। अच्छा। टैक्सी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से सुनहरी बाग से पैदल चल के हरियाणा भवन आया करते। तो 10 बजे कैंटीन बंद हो जाती थी। खाना नहीं अब तो चलो आजकल तो हम कितने बजे बना सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस वो टाइम ऐसा था। तो रास्ते में इंडिया गेट पर जो है ना ये जो भी रेडी लगी रहती है, उनको कुछ छोटा मोटा जो भी खाने को मिलता था ना वो खा के आकर सो जाया करते थे। तो इस तरह संघर्ष की लाइफ जो है ना वो सारी की सारी संघर्ष की बीती थी। लेकिन खैर अल्टीमेटली चलो उनको मेमोरेंडम पेश किया गया। तो चौधरी साहब ने जाते ही 2 लाइन कही राजीव गांधी जी को, मुझे याद आज भी, कि अगर तुम कांग्रेस को यूथ रखना चाहते हो तो इसको हाजी मस्तान को हटा दो। भजनलाल जी के बारे में हाजी मस्तान कहते थे। अच्छा। उन दिनों को हाजी मस्तान दिल्ली मुंबई के बहुत बड़े कोई थे, डॉन थे। हाँ। इतना ही कहा, फिर कहना बाकी ये लड़का बता देगा आपको। अब मैं क्या बोलूँ, इतने बड़े बड़े नेता बैठे सारे के सारे वहाँ, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हों, मैं तो आज न्यू था बिल्कुल ऑल टुगेदर। वो 2-4 सेंटेंस मैंने बोल दिया, उन्होंने कह दिया, और फिर जो है ना उन्होंने मेमोरेंडम ले लिया अपना। और फिर एक कमीशन भी बिठाया था कोई, लेकिन वो नाम मात्र के लिए थोड़ा अपने चीफ मिनिस्टर को बचा लेंगे, ठीक है। तो जैसा भी था वो लड़ाई ले हुई थी। तो 9 अगस्त को हमने जिस तरह से ये मूवमेंट चली थी, तो उस मूवमेंट के नाम पर जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन चला था। तो हमने ये कहा था कि भाई भ्रष्टाचार मिटाओ, भजनलाल हटाओ। इसका सभी पार्टियों, चौधरी देवलाल जी जोड़ के, डॉक्टर मंगल सेन वगैरह थे बीजेपी नेता, रोहतक में एक जलसा रख दिया। इतने में ही जो है ना 24 जुलाई को समझौता आ गया। वो तो 9 अगस्त को आना था। तो समझौता आने के बाद रण सिंह मान जिनका नाम ले रहा हूँ, जो दादरी से एमएलए रहे पहले, बहुत अच्छे साथी रहे, संघर्षशील रहे हैं। उसने और मैंने जो 2 धाराएं उसमें देखी, 7 और 9, जिसमें पानी के बारे में थी और टेरिटरी के बारे में थी, जिससे हमें लॉस हो रहा था। अच्छा। तो बात उठाई और चौधरी साहब ने कहा कि इस पर तो बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो वो जो था ना भजनलाल हटाओ वाला, वहाँ राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ जो है ना वो रैली बन गई, बदल गया, एजेंडा बदल गया, इश्यू बदल गया एकदम। हाँ जी, हाँ जी। और वो जितना जल्दी इतना फायर की तरह से काम किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करने वाला मुद्दा था, सारे हरियाणा को सारे अफेक्ट कर रहा था। और करप्शन का मुद्दा अगर आप उठा तो वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ था। पार्टी की बात नहीं, मैसेज के लिए था। उस टाइम तो पार्टी की बात ही नहीं है, मैसेज के लिए आ गया था। मैसेज के लिए आ गया तो बहुत बड़ा इशू बन गया। और इशू को चौधरी देवलाल जी ने बाद में जो है 5 दिसंबर को यात्रा शुरू करी हिसार से 85 के अंदर, पैदल यात्रा 18 दिन की रखी गई थी। और वहाँ बोट क्लब पर इतनी ज़बरदस्त रैली हुई। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजर नहीं हो सकता। गजब का उन्होंने जो गैदरिंग इकट्ठी करी ना, उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था। हर जिले में गए, हर जगह गए। लेकिन चौधरी साहब ने जब यात्रा शुरू की थी तो ज़बरदस्त हिसार में स्वागत हुआ। और आगे से आगे दिल्ली तरफ बढ़ते गए ना, तो अपने आप उस यात्रा में हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। एक मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त चली होगी, या तो गांधी जी ने पहले मूवमेंट चलाई होगी या चौधरी देवलाल जी की वजह से वो मूवमेंट चली थी। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो है ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिखाई थी, और बहुत तगड़े ऑर्गेनाइजर बने। स्पीकर भी बहुत बढ़िया था चौटाला साहब का, बहुत अच्छा बोलते, एक्स टेम्पो बोलते थे। सोचिए कि अभी अर्जुन के इलेक्शन में जो बोल रहे थे, अगर आंखें बंद करके उनको कोई सुने तो कोई कह नहीं सकता कि इतने उम्रदराज नेता बोल रहे हैं। नहीं, वो तो उनमें कभी दिखे नहीं। वो तो गजब है। रात को जो है ना तारीख बदल के सोया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते।
कभी लेट नहीं हुए। जब भी गांव का प्रोग्राम रखते थे, काफी गांव इकट्ठे रखते थे, लेकिन लेट कभी नहीं हुए। ये और तारीख बदलने की उनकी और चौधरी देवलाल पहले पहुंचते थे 5 मिनट। अच्छा। बड़ी रैली हुआ करती तो भी लोग कहते थे नहीं जी अभी ना आओ, भीड़ आ रही है। बोले भीड़ आ जाए, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। जबकि आजकल नेता तो 2-2-3 घंटा इंतजार कराते जो हैं। थोड़े बहुत आए तो वो भी उठ के चले जाते हाँ हाँ, उठ के चले जाते हैं। चौधरी देवलाल सुनाया करते, बोले संपत। और आज तो सब साधन भी तो है सर उनके नहीं, पास, सब कुछ उन हेलीकॉप्टर टाइम तक कुछ है। था ही नहीं। हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जी, ये जो 82 से जो 87 तक लड़ाई लड़ी थी 5 साल तक, गाड़ी अकेले चौधरी देवलाल जी के पास होती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बस में जाया करते थे।